हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो अब तक हमने अपने केमिस्ट्री के 30/30 जो मार्क्स की आपकी सीरीज चल रही है सीडीएस में पहले 8 चैप्टर्स हम देख चुके हैं, जिसमें अपने कार्बन एंड कंपाउंड्स देखा था, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखा, मेटल नॉन मेटल देखा, सॉल्यूशन कॉलॉइड देखा, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, केमिकल बॉन्ड देखा। ये सारे चैप्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जिसने नहीं देखे वो अभी जाके चेकआउट करो वीडियो को। मेरी गारंटी है 30 में से 30 नंबर आएंगे आपके सीडीएस ओटीए में साइंस के अंदर, ठीक है। और फिर हम जीएस तो साथ साथ कर ही रहे हैं, तो ओवरऑल आपके इसमें जीएस वाले पेपर में 50+ नंबर और इंग्लिश वाले पेपर में 80+ मार्क्स आके टोटल 130 नंबर आएंगे। कोई आपका एग्जाम रोक के दिखा दे। सो आज हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री सीरीज का, जिसमें हम चैप्टर 9 एंड फाइनली चैप्टर 10 खत्म कर देंगे अपना, ठीक है। और हमारे केमिस्ट्री की सीरीज पूरी हो जाएगी। इसके साथ आपको एक एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझे 1-to-1 मैसेज कर रहे हैं, मैम स्ट्रेटेजी के लिए, टाइम टेबल के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि हम कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करें। सो प्लीज जो सीरियस स्टूडेंट है वही मैसेज करें, ठीक है। मैं क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा बिजी सेशंस लेने में, 1-to-1 सबको हेल्प करने में, गाइड करने में, और कुछ टाइम के लिए मैंने प्राइस रिड्यूस करके 199 कर दिया है। दैट इज ओनली 200 रुपीज, ठीक है। 200 भी कंप्लीट नहीं है। 200 रुपीज फॉर 40 मिनट सेशन आपको, जिसमें मैं आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस सुन के प्रॉपर टाइम टेबल बनवाऊंगी, ठीक है। और ये वीडियो कॉल भी होगा और कॉल पे भी रहेगा जैसे आप बोलोगे। या फिर आपको कंप्लीट सीडीएस अप्रैल तक का चाहिए तो उसमें 6 सेशंस हो जाएंगे, वो आपके 1000 रुपीज में रहेंगे, ठीक है। पर सेशन आपका 40 मिनट्स तक चलेगा। ये आपका ये रहेगा आपका अप्रैल तक प्रॉपर, जब तक आपका एग्जाम है, ठीक है। और एक सेशन लेना है अभी आपको, तो वो 199 में हो गया है। अभी मैंने थोड़ा प्राइस उसका रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, क्योंकि बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे 1-to-1 मैसेज पे। लेकिन प्लीज कोई फालतू मैसेज ना करे, जो सीरियस स्टूडेंट्स है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी हूँ बहुत सारे बच्चों को हेल्प करने के लिए, ठीक है। ओके, मैं सोच रही हूँ एक 20 बच्चों का, टॉप 20 बच्चों का बैच बनाऊंगी, जिसमें मैं सिर्फ 20 बच्चे ही लूंगी, क्योंकि देखो मुझे इतना वो नहीं है कि भाई मैं ज्यादा पैसे करके ज्यादा बच्चों को कमाने के लिए ले लूँ, ठीक है। सो मैं सोच रही हूँ ये जो 200 रुपये इनका सिर्फ 20 बच्चों का, अभी टॉप 20 बच्चों को ही एक्सेप्ट करूँ, उन्हीं का ही एक बैच बनाऊं और उन्हीं को ही 1-to-1 में गाइड करूँ। तो जिसको चाहिए वो मुझे टेलीग्राम कर दे @Shruti 399 पे, ठीक है। जिसको ये चीज़ 1-to-1 में से बात करनी है, इस पर आप टेलीग्राम कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। देखो इसमें क्या है, आपसे जो क्वेश्चन आएगा जहाँ मैं बताती जाती हूँ कहाँ का आप केमिस्ट्री को अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो। जैसे एंटी एसिड से क्वेश्चन आता है कि एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। स्टमक में जैसे HCl उसको कंट्रोल करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे आप, ठीक है। ये जो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से के, और या फिर स्टमक में कौन सा एसिड है, HCl। तो ऐसे आपको याद रखना है। एंटीसेप्टिक, क्या मैम हमें स्ट्रक्चर याद करने, नहीं याद करने, सिर्फ पता होना चाहिए एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, एस्प्रिन, पैरासिटामोल। ये आपका वो मिसलिनियस पोर्शन है जो सीडीएस में, जैसे अगर 10 साल आ रहे हैं केमिस्ट्री से 10 सवाल में से, तो 8 सवाल आपके कॉन्टेंट्स हैं और 2 आपके जो बोलते हैं मिसलिनियस आ रहे हैं, वो मिसलिनियस नहीं होते, वो यहाँ से होते हैं इन चैप्टर से, ठीक है। सो ये वो क्वेश्चंस है। देन एंटीहिस्टामिन्स आपकी, जिससे आपकी एलर्जी से रिलीफ मिलता है आपको, इचिंग से, स्वेलिंग से, इन सब से, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं आपके, जो स्लीप ट्रैंक्विलाइजर्स हो गए आपके, या फिर फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस से आपको, मेंटल इलनेस से आपको फ्री करते हैं, ठीक है। और ये सब डॉक्टर से पूछ के ही लेने चाहिए, आपको अननेसेसरी नहीं लेना है खुद से। पेन किलर्स हो गई आपकी, जो आप नॉर्मली आप लेते भी हो, मॉर्फिन की टैबलेट हो गई, जिसको आप एक तरीके से PCM भी बोलते हो, डाइक्लोफेनॉन। ये सब आपके क्या है, पेन किलर्स है। देन एंटी माइक्रोबायोलॉजिकल, ठीक है, ये आपके क्या है, बायोलॉजी मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं आपके माइक्रोबायोलॉजिकल्स, उनको जो है आपके हटा देते हैं, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन है आपकी, वो हमने कहाँ से ऑब्टेन की थी, फंगस से ऑब्टेन की थी, वो बैक्टीरियासाइड है तो बैक्टीरिया को मार देगी। देन आपकी है एंटीबैक्टीरियल टेट्रासाइक्लिन हो गई, अजिथ्रोमाइसिन हो गई, ठीक है। एक अजिथ्रोमाइसिन होती है, बहुत अच्छी आपकी एंटीबायोटिक है अजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। वो जिसको नहीं पता, ये हमारे गले के लिए होते हैं, गले में इचिंग हो जाए तो उसके लिए आप अजिथ्रोमाइसिन खा सकते हो, ठीक है। फिर यही आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया गया है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको रोक के और कैसे हमें ठीक करती है। सो एक बार जस्ट आपको ये रीड आउट करना है, ऐसे कुछ इसमें रटना नहीं है बैठ के। सिमिलरली एंटीसेप्टिक्स हो गए, डिसइंफेक्टेंट, जो डिटोल वगैरह आप घरों में यूज करते हो, ठीक है। फर्टिलिटी कंट्रोल के लिए आती है आपकी, ठीक है। फेमिलियन, मालाडी, इस टाइप की ड्रग्स आती है। सल्फर ड्रग्स आती है आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। एनेस्थेटिक्स आते हैं आपके, और क्विनिन आपके एंटी मलेरियल ड्रग है। तो अगर क्वेश्चन आता है एंटी मलेरियल ड्रग कौन से, तो आपकी क्विनिन है, ठीक है। ओके, अब देन डाई क्या यूज की जाती है आपको कलर करने के लिए, फाइबर्स को हम डाई को यूज करते हैं। तो डाई आपकी एसिडिक होती है, बेसिक होती है, ये नहीं पढ़ना, ये एक्स्ट्रा है, बिल्कुल एक्स्ट्रा। ऐसे आज तक सीरीज में से कोई सवाल नहीं आया। ये मैं ऑफलाइन बैच में या 1-to-1 जब मैं पर्सनली नोट्स प्रोवाइड करती हूँ बच्चों को एनडीए के लिए, सीरीज के लिए, जिसमें मुझे थोड़ा डीप खुद से देना होता है, ये तब मैं पढ़ाती हूँ। यहाँ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो ये कुछ नहीं पढ़ना। यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हो, नाइलॉन, पॉलिस्टर, कार्बन, एक्रेलोनाइट्राइल, ये फाइबर्स के नाम है, बस नाम पता होने चाहिए, उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ग्लास क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है,
एमोर्फस ऑफ सिलिकेट्स का, ऑफ अल्कली मेटल्स का। ये कुछ एग्जांपल्स है, Na2CO, ठीक है, .6SiO2। क्या ये फॉर्मूला याद करना है मैम? नहीं करना, बस पता होना चाहिए ग्लास सिलिकेट्स के अल्कली मेटल्स के मिक्सचर होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए ग्लास क्या है, तो ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिकेट एंड एल्कली मेटल्स, ठीक है। तो जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना ही करना है आपको, उससे ज्यादा फालतू नहीं करना है। ये टाइप्स ऑफ ग्लास दे दिए, ये नहीं करना आपको, नहीं पूछता, अब नहीं पूछता एटलीस्ट सीडीएस में, ठीक है, पहले पूछता था। ये एफकैट के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता क्रुक्स क्लास का एग्जांपल, पायरेक्स क्लास का एग्जांपल। स्टिल मैंने ऐड कर दिया कि कोई बच्चा ये ना बोले मैम आपने हमें प्रॉमिस किया था फ्री में पूरा यूट्यूब पे कोर्स कराने की और आपने पूरा कराया नहीं है। तो मैंने एडिशनली ऐड कर दिया, किसी को पढ़ना है पढ़ लेना। सोडा ग्लास का एग्जाम्पल है, किस किस से बना होता है कि सोडियम कार्बोनेट से, ट्यूबलाइट्स में यूज किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक ग्लास आपका सनग्लासेस में यूज किया जाता है। फ्लिंट ग्लास आपका इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाएगा, टेलीस्कोप में यूज किया जाएगा, ठीक है। फिर क्रुक्स ग्लास हो गया, सनग्लासेस लेंस में यूज किया जाएगा, जो आप लैब में यूज करते हो। पायरेक्स क्लास मैंने पहले भी बताया, ये एफकैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीडीएस और एनडीए वालों के लिए नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ओके, सो ये हमारे कलर्ड ग्लासेस आ गए, ये सब एफकैट के लिए, आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है। ओके, तो लेकिन मैं पीडीएफ मैंने ऐड कर दिया था कि किसी को फिर भी पढ़ना है, कोई ये ना बोलते कल को मैम आपने कम पढ़ाया, इसलिए, ठीक है। सीमेंट में आपके कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए, सीमेंट किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट से, ठीक है। सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी की होती है, सिलिकॉन ऑक्साइड की, सिलिका ऑक्साइड कुछ भी बोल सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसको आप अरेंज करो ऑर्डर वाइज, तो सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड, देन सिलिका ऑक्साइड, देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देन फेरस ऑक्साइड, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट जो थी फर्स्ट यूज्ड बाय जोसेफ ने की थी आपकी, ठीक है, याद करना नहीं करना बिल्कुल भी। देन आपके आगे फर्टिलाइजर नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन जिनमें मेन कंपोनेंट होता है। फॉस्फेटिक जैसे फॉस्फोरस होता है, ठीक है। पोटेशियम जैसे पोटेशियम होता है, और आपके एनपीके फर्टिलाइजर्स, वही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम आते हैं पॉलीमर पे। पॉलीमर क्या है आपका? वो कंपाउंड है आपके, ठीक है, जो चेन रिएक्शन शो करते हैं, फॉर्म बाय कंबाइनिंग रिपीटिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक चेन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। पॉलीमर आपके मेनली 3 टाइप के, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल है स्टार्च हो गया, सेलुलोस हो गया आपका, ठीक है। देखो यही इसका फॉर्मूला, यही इसकी रिएक्शन है कि NCH2, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड है। जैसे ही आपने इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करा, इसमें कैटलिस्ट डाला, अब सब्सटेंस डाला, तो ये जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड आपका। फिर ये N आपकी चलती रहेगी, साथ में पॉलीथीन, मतलब ये आपका पॉलीथीन बन गया, ठीक है। सो ये आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जो बार बार होती रहेगी। आपका जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, वो क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर ही तो है, वो ऐसे ही बनाया जाता है। सेमी सिंथेटिक आपका रेयन हो गया, वल्कनाइज्ड रबर हो गई, ठीक है, ये सारे। प्लास्टिक्स में आपके इंसुलेटर हो गए इलेक्ट्रिसिटी के, ये सब जो बनते हैं आपके प्लास्टिक पॉलीथीन भी, वो भी इसमें आ जाएगा। तो पॉलीमर से बस आपको ये देखो इतना पता होना चाहिए, बस ये जो मैंने रेड कलर के बॉक्स में बनाया है कि पॉलीमर क्या होता है हमारा, जो चेन रिएक्शन शो करता है बार रिपीटेड, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, 3 टाइप का होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, प्लास्टिक आपके 2 टाइप के, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। ये ना बेस्ट नोट्स है यार, आपको ऐसे नोट्स ना कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने कितना कंसाइज मैनर में आपको दिया है, देख रहे हो आप, ये पूरा बहुत ऐसा कोई नहीं कराता। प्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जो आपका सॉफ्ट हो जाए हीट होने के बाद, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन हो गई, आप उसको जला दो सॉफ्ट हो जाएगी ना। थर्मोसेटिंग है जिसको आपने हीट किया फिर भी सॉफ्ट नहीं हो रहा है, बेकेलाइट। इसलिए जो आपके कोटिंग होती है तवे के ऊपर होती है या फर्दर यूटेंसिल्स पे होते हैं, वो बेकेलाइट की कोटिंग होती है कि आप उसको हीट भी करो, अगर सॉफ्ट हो गया तो खाना कैसे बनेगा, ठीक है। सो वैसे वो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, ठीक है, लेकिन जिन पे बेकेलाइट नाम का आपका प्लास्टिक होता है उस पर बता रही हूँ मैं, ठीक है। तवे पे आपके टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, जो नॉन स्टिक पैन होते हैं स्पेशली, ताकि खाना जले नहीं, है ना। सो बेकेलाइट के लिए आपका थर्मोसेटिंग का एग्जांपल है बेकेलाइट की, वो सॉफ्ट नहीं होगा। देन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं प्लास्टिक आपके, फायर रेजिस्टेंस होते हैं। ये मेलामाइन एग्जांपल है जो फायर रेजिस्टेंट है, जिसको आपके फायर फाइटर्स पहनते हैं, क्योंकि पहनते तो वो प्लास्टिक का ही है लेकिन वो प्योर प्लास्टिक नहीं होता, उसमें मेलामाइन नाम का पिगमेंट होता है, ठीक है, ताकि वो फायर कैच ना करे, क्योंकि नॉर्मल प्लास्टिक चांस है ना फायर कैच कर लेगा, इसलिए, ठीक है। अब हम आते हैं पॉलीमर और मोनोमर में क्या डिफरेंस है। देखो जो पॉलीथीन है, पॉलीस्टायरीन है, ये जो मतलब आपके एक से ज्यादा यूनिट से बने उनको बोलते हैं पॉलीमर। जो एक यूनिट से बने, इथाइलिन, स्टाइलिन, एक से, उसको बोलते हैं मोनोमर, ठीक है। फिर हम आते हैं रबर पे। रबर आपकी नेचुरल रबर है, सिंथेटिक रबर है, वल्कनाइजेशन, मतलब वो तो मैं आपको बताती हूँ वल्कनाइजेशन क्या होता है, इसमें सल्फर का ऐड कर देते हैं, ठीक है, या कोई कंपाउंड ऐड करते हैं उसको हार्ड बनाने के लिए, मोर स्टेबल बनाने के लिए। जो नेचुरल रबर है, जो आपकी पेड़ से मिलती है, ठीक है, वेजिटेबल मिल्क से मिलती है, लेटेक्स से मिलती है, उसको नेचुरली बोला गया, जो नेचुरली ऑब्टेन की गई है, ठीक है। आइसोप्रीन इसका एग्जाम्पल है। सिंथेटिक रबर हो गई आपकी नियोप्रीन। अब भाई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैम आइसोप्रीन आपका नेचुरल है या नियोप्रीन। तो ट्रिक आपकी रहेगी, देखो नेचुरल में आपका, मैं यहाँ बता देती हूँ, ट्रिक आपकी रहेगी, नेचुरल में आपका
एन आता है, तो इसका एग्जाम्पल होगा आइसोप्रीन। लेकिन आपका सिंथेटिक रबर में यहाँ पे नियोप्रीन आएगा, तो ये एन और ये एन ना रिपल्स करेंगे, ठीक है, मतलब एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, ट्रिक आपकी रहेगी रबर को याद करने के लिए, नेचुरल रबर की स्पेलिंग एन से स्टार्ट होती है तो इसका एग्जाम्पल है आइसोप्रीन, सिंथेटिक रबर एस से स्टार्ट होते तो इसका एग्जाम्पल आएगा नियोप्रीन। ये एन एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, ओके। वल्कनाइजेशन क्या होता है, सिंथेटिक रबर को जब हम हीट करेंगे तो उसमें सल्फर का एडिशन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से सल्फर के बॉन्ड अटैच हो जाते हैं ताकि वो और ज़्यादा स्टेबल हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। बस इतना ही पता होना चाहिए आपको। ये एक्सप्लोसिव के बारे में ये तो छोड़ दो, ये इतना न्यूज़ में रहता है वैसे, RDX वगैरह, TNT, TNG, बस नाम पता होने चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये, ओके। फूड प्रिजर्वेशन में क्या क्या यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ मैं बता रही हूँ वो पता होना चाहिए, स्टार मार्क कर लो। CDS में UPSC सवाल पूछता है कि फूड, इसमें से कौन सा, 4 ऑप्शन देगा, आपको पता हवा भी नहीं लगेगी अगर आपने नाम नहीं सुन रखे हैं, किसमें से कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव है। सो सोडियम बेंजोएट सॉल्ट है, शुगर है, ऑयल है, ठीक है, सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एंड प्रोपेनोइक एसिड, ये सारे आपके फूड प्रिजर्वेटिव में यूज़ किए जाते हैं, ओके। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके कौन से हो गए, विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन E, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स हो गए। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके रिच होते हैं विटामिन जो आपको एक तरीके से एजिंग नहीं दिखाते आपके, ठीक है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन C इंटेक करोगे, विटामिन E इंटेक करोगे, सो ये आपके जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना ऑक्सीजन के, उनको बाइंड कर देते हैं जिससे आप बूढ़े नहीं दिखते हो, ठीक है। फ्रूट से कैसे कैसे मिलते हैं, वेजिटेबल से कैसे कैसे मिलते हैं, कहाँ से, टी से, कॉफ़ी से, चॉकलेट से। तो जो आप देखना, जो ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं वो लोग थोड़े जवान दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, क्योंकि जो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन है ना वो उनकी बॉडी में कम होती है या उससे बाइंड हो जाती है नॉर्मल, ठीक है, तो वो एजिंग रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, बूढ़ा नहीं दिखाते आपको, ठीक है, ओके। अब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट से सिर्फ नाम पता होने चाहिए, 4 ऑप्शन आएंगे, इसमें से कौन सा आर्टिफिशियली स्वीटनिंग एजेंट है, सैकरिन, एस्पार्टिन, एलिटेम और सुक्रेलेस, ठीक है। सो इसमें जो सैकरिन है इसमें ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड, ये इतना इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट नहीं है, एस्पार्टेम हो गया आपका, एलिटेम हो गया और सुक्रेलेस हो गया। चलो अब हम आते हैं लास्ट चैप्टर पे, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये 1 पेज का है, उसके बाद हमारा आज का जो लेक्चर है वो फिनिश हो जाएगा। सो देखो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है, कॉजिंग एडवर्स चेंजेस इन द एनवायरनमेंट बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस से जो भी एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, उससे जो जो पोल्यूशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, DDT जो आपका स्प्रे किया जाता है प्लांट्स पे, ठीक है, या फिर आपके हर्ब्स पे, शर्ब्स पे, मतलब जो हम नॉर्मली क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक्स हो गए, हैवी मेटल्स हो गए। तो बेसिकली इससे क्या होता है, मतलब आपका जो इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, वो तो नहीं आते हैं, लेकिन इससे पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, इसीलिए। सो अब हमारा जो मेनली पोल्यूशन है वो आपका एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन एंड रेडिएशन। तो 5 टाइप के आपके मेन पोल्यूशन आपको पढ़ने होते हैं, नाम पता होना चाहिए किससे क्या होता है। देखो, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, CO2 हो गया, CH4N2O, CFC, SO2, इन सब की वजह से, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है। और ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम जैसे अब तो नहीं है, रेफ्रिजरेटर में पहले CFC इस तरीके की कंपाउंड्स गैसेज यूज़ करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में या पोल्यूशन की वजह से जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, उससे हार्मफुल गैसेज रिलीज होते हैं। ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स है आपकी ग्रीन हाउस गैस में। इसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है और हमारे ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो जाते हैं, उसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। मैंने एनवायरनमेंट की वीडियो में भी बताया था, हमने पेरिस एग्रीमेंट में, उसके बाद हम लोगों ने खासकर ग्लासगो में बोला था कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हम लोग कोशिश करेंगे कम रखने की। तो जिसने वो एनवायरनमेंट की वीडियो नहीं देखी, आप एक बार जाके चेकआउट करो। देन स्मोक एंड फोग का बताना है। जनरल जो स्मोक होती है, फोग होती है, उसका वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है, स्मोक का, फोग का और SO2 का, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक आपका ऑक्सीडेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। और कॉजेज जो होता है इनके फॉर्मेशन का, वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन से ही बना होता है। कल की वीडियो में मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन कौन होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हैं, ठीक है। सो वही फॉर्मेशन है आपके। अब आप दिल्ली के एरिया में अभी देख भी रहे हो, ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्मोक होगा, अभी दिखेगा आपको। पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इनफैक्ट मोर देन 700-800 के क्रॉस जा चुका है, ठीक है। वो क्यों है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, इन सब की वजह से ही है। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। देन कॉम्पोनेंट्स, ओजोन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, पैन हो गया, पर एसिटाइल नाइट्रेट। ये हम अच्छे से ना एनवायरनमेंट की वीडियो में भी देखेंगे। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो उसमें एक वीडियो में एनवायरनमेंट की डालूंगी, जिसमें मैं आपको सारे हार्मफुल कंपाउंड्स UPSC में जो बार बार आते हैं वो एक साथ वीडियो में बता दूंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आपको वो वीडियो मिल जाए। वो बहुत बहुत द बेस्ट वीडियो रहेगी, सिर्फ एक आएगी एनवायरनमेंट के लिए। एसिड रेन वेरी वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC, हमेशा पूछता है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल याद रखना है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। अगर क्वेश्चन आता है एसिड रेन में कौन कौन होता है, सो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन।
सल्फर और नाइट्रोजन के हार्मफुल कंपाउंड्स। एसिड का जो pH आपका लेस देन 5.6 रहता है, SO2 NO2 जो मैंने बताया आपको, और ये हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स ताजमहल हो गए, इन सब चीज़ों को खराब कर देते हैं। ओजोन डिप्लीशन हमारे जो मेन चीज होती है, ओजोन क्यों डिप्लीट हो रही है, ओजोन होल क्यों हो रहा है, SCFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, ठीक है। हमारा जो 4 लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, मिजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, इस तरीके से। जो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है इसमें है हमारी ओजोन, ठीक है, दिखती नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसी एक परत है ऊपर से। सो वो डिस्टर्ब हो रही है आपकी क्यों, CFC की वजह से, कार्बन की वजह से, क्लोरीन की वजह से, फ्रियोन्स की वजह से, रेफ्रिजरेटर AC में जो हम गैस यूज करते हैं इनकी वजह से, उसकी वजह से होल हो जाता है उसमें जाके, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये। लास्ट इज भोपाल की ट्रेजेडी जो 3 दिसंबर को हुई थी 1984 में। इसमें यूज़ क्या किया गया था, आपको बस ये याद रखना है, यूनियन कार्बाइड, ठीक है, जो आपका लीक हो गया था। ये मिथाइल आइसोसाइनाइट आपका पेस्टिसाइड बन रहा था, मतलब यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, मिथाइल आइसोसाइनाइट आपका जो है पेस्टिसाइड में यूज़ किया जाता है। सो वहाँ से आपका ये जो है रिलीज हो गया था, इस वजह से ये एक ट्रेजेडी हुई थी, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ठीक है। चलो ये कुछ नहीं, वाटर पोल्यूशन का आपको नहीं पढ़ना है। सो आज हमारा ये जो लेक्चर है यहाँ पे ये हम एंड करते हैं। मैंने आपकी पूरी केमिस्ट्री करा दी है। आज का लेक्चर थोड़ा आपको जिसको लगे थोड़ा फास्ट था, तो वीडियो को स्लो करके देख लेना। जिसको लगे स्लो था वो यूट्यूब की सेटिंग में जाके वीडियो को फास्ट करके देख लेना, क्योंकि जो जो मैंने बताया आपको सारा नहीं पढ़ना। ये मेरे ऑफिशियली ऑफलाइन क्लास के भी नोट्स है जिनको मैं 1 to 1 पढ़ाती हूँ, ठीक है। सो उनको थोड़ा ज़्यादा कॉन्टेंट प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि उनको ये ना लगे कुछ मिस हो गया, और आपको भी ये ना लगे कि फ्री में मैम ने मिस कर दिया हमारा, इसलिए मैंने नोट्स आपको पूरे प्रोवाइड किए हैं। सो ये वीडियो अच्छे से देख लेना। ये नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है हमारा डॉक्टर CDS, अभी जाके ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया है, डॉक्टर CDS के नाम से। साथ ही में किसी को वही बात है 1 to 1 सेशन लेना हो, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, कि कोई ग्रेजुएशन का बच्चा है, कोई हिंदी मीडियम से बच्चा है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है ना, तो यार मैं यूट्यूब पे एक कमेंट में रिप्लाई करना इस थोड़ा डिफिकल्ट, आप लोग भी समझते हो। सो आपको प्रॉपर टाइम टेबल बना के दूंगी। मैंने खुद कैसे एग्जाम क्वालिफाई किया था, आपको कोई एडिशनल नोट्स चाहिए, एडिशनल हेल्प चाहिए है, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। उसका चार्ज रहेगा 199, ठीक है। मैंने आप सभी के लिए अभी लेस किया, पहले 500 के अराउंड था, ठीक है। 40 मिनट का ये सेशन रहेगा, ठीक है। और ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं कि 40 मिनट ही रहे, ऊपर भी चला जाएगा। मेन आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी पता लगनी चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने की, CDS NDA FCAT के लिए। और किसी को 6 सेशंस लेने बिफोर अप्रैल, तो उसका प्राइस रहेगा 1000 रुपीज़। चलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, अच्छे से सब्सक्राइब करो।